दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे 2 वीडियो इन्फ्लेशन के ऊपर अपलोड किया था, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, फिर डिमांड पुल और कॉस्ट पुश के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या है, यानी महंगाई की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहले इन्फ्लेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और दूसरा अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। फिर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के कुछ सब पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहला हम लोग का है प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, फिक्स इनकम ग्रुप, वर्किंग क्लास एंड वेज अर्नर, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर, इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। सबसे पहला हम लोग का है एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। In anticipated inflation, the rise in the price as per the estimates and expectation of the producer and traders and consumer. एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर अपनी खुद के मर्ज़ी से अपना प्राइस बढ़ाते, उसको हम लोग एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। यहाँ पे उन लोग को अंदाज़ा रहता है कि प्राइस कितनी बढ़ानी है, ठीक है। दूसरा हम लोग का है अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। When price rise in the economy is beyond all expectation of the producer and consumer, it is known as unanticipated inflation. Here there is a rising price even when people are not accepted, or the price rise may be more severe than what they had anticipated. यहाँ पे जब भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं रखी हुई है और उस लिमिट के ऊपर में प्राइस बढ़ते जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। यानी जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को ये पता ही नहीं रहता कि महंगाई और कितनी बढ़ने वाली है। उन्होंने एक लिमिट लगा के रखी है, लेकिन लिमिट के बाहर महंगाई बढ़ती जा रही है, वो हमारा क्या हो जाता है, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के पॉइंट्स है। सबसे पहला, प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। दिस इज़ बिकॉज इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज एट अ मच रैपिड पेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्फ्लेशन का किसके ऊपर होता है? नुकसान हम लोग को, बाकी सब लोगों को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन फ़ायदा किसके साथ होता है? तो जो प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर जो सामान बनाते हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि उन लोग सामान तो बना रहे हैं उतने ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, मतलब उनका खर्चा तो उतना ही जा रहा है, लेकिन उन लोग बेच रहे हैं मोर देन डबल ट्रिपल टाइम प्राइस, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल समझो, एक सामान बनाने का कॉस्ट उन्होंने 10 रुपया ही पे किया। पहले महंगाई बढ़ी, फर्स्ट स्टेज में 10 रुपये का उनको 20 रुपया मिल रहा है, फिर उसके बाद तुरंत दूसरे मंथ में और महंगाई बढ़ी, 20 रुपये का 30 रुपीज़ हो गया, और महंगाई बढ़ी 30 का 40 हो गया, लेकिन जो उनका कॉस्ट था, जो उनका एक्सपेंस था, वो 10 रुपये का 10 रुपये ही रह गया, वो चेंज नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिल रहा है? प्रोड्यूसर और ट्रेडर को। सेकेंड हम लोग का है फिक्स इनकम ग्रुप। इन्फ्लेशन एडवर्सली इफेक्ट द पर्सन इन द फिक्स इनकम ग्रुप, दैट इज दोज हु लिव ऑन द पास्ट सेविंग, fixed interest and rent, pension, etc. This is because while the money income of this class is fixed, its purchasing power is greatly reduced to the rising price and hence they have to suffer. इन्फ्लेशन का सबसे बुरा असर फिक्स इनकम ग्रुप के ऊपर होता है। फिक्स इनकम ग्रुप कौन सा ग्रुप है? तो जो पेंशन वगैरह जिनको मिलता है, या जो पास्ट सेविंग के हिसाब से अपना काम चलाते हैं आज के टाइम पे, उनको हम लोग को इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन उन लोग का जो इनकम है वो उतना जनरेट होता नहीं जा रहा है, इसकी वजह से उनको नुकसान में जाना पड़ता है और उन लोग को इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ता है। थर्ड हम लोग का है वर्किंग क्लास एंड वेज अर्नर। इन्फ्लेशन और ऑल्सो एडवर्सली इफेक्टेड वर्किंग क्लास एंड वेज अर्नर because although with the organized strength of the union this class is able to secure and increase their wages, but the increased wage rate फार लैग बिहाइंड द राइज इन द प्राइस। हम लोग का एक तो हमने देख लिया कि फिक्स इनकम ग्रुप के ऊपर इफेक्ट करता है। सेकंड हम लोग का कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर इफेक्ट आता है? तो वर्किंग क्लास के ऊपर, जो वेज अर्नर रहते हैं। वेज अर्नर का मतलब होता है जो पर डे कमाते हैं, ठीक है। अब उन लोग यूनियन के साथ आगे पैसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कितना होगा? एक लिमिट तक ही उन लोग अपने पैसे को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, जबकि प्राइस राइज हर मंथ में इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फोर्थ हम लोग का है डेटर एंड क्रेडिटर। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डेटर जनरली गेन while creditor losses. Debtor gain because although they repay the amount of money together with the interest are same,
their own, yet in terms of purchasing power they have less, as the same amount of the money now purchase less of the goods and service because of the rising price. हम लोग के डेटर और क्रेडिटर दो अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे डेप्टर को फ़ायदा होता है। किस तरीके से फ़ायदा होता है? क्योंकि उसने जब परचेज़ किया था उस समय उस प्रोडक्ट का प्राइस कम था, अब उसको पे करना है तो वो प्रोडक्ट का प्राइस जब उसने ख़रीदा था वही का वही प्राइस पे करना है और वही का वही इंटरेस्ट पे करना है, तो उसको कुछ एडिशनल पैसा नहीं देना। लेकिन क्रेडिटर को इसका नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है देखते हैं। क्रेडिटर ऑन द अदर हैंड आर लूजर बिकॉज they receive less in terms of goods and service than they would have received in the situation on the stable prices. क्रेडिटर को नुकसान इसके लिए होता है क्योंकि जो प्राइस पास्ट में थी उनको अभी डेप्टर के पास से उतना ही लेना पड़ेगा। हालांकि अगर वो आज वो सेल करते तो उनको कुछ पैसे ज़्यादा मिलते। अब आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। समझो कि आपने एक स्कूटी खरीदी है, ठीक है। स्कूटी आपने इंस्टॉलमेंट में ख़रीदी। जब आप स्कूटी खरीद रहे थे तब उसकी प्राइस 55,000 और 60,000 चल रही थी। आपने वो इंस्टॉलमेंट पे ले ली है, इंटरेस्ट भी आप देने के लिए रेडी हो। आज आपने स्कूटी 60,000 में ख़रीदी और आपके साथ डील हो गई। उसके बाद क्या हो गया, कल उसकी प्राइस बढ़ गई 60 पे, अब वो 65,000 हो गई, ठीक है। आप तो बहुत खुश हो गए कि चलो भाई हमने अच्छा डिसीजन ले लिया, हमने स्कूटी बहुत जल्दी ले ली, 5,000 का तो हमको हमारा पैसा बचा। लेकिन जिन्होंने भेजा उनको प्रॉब्लम होगी, उनका 5,000 का नुकसान हो रहा है क्योंकि आज अगर वो आज डील करते तो उनको वो 5,000 मिल सकते थे, ठीक है। इस तरीके से डेप्टर जब भी इन्फ्लेशन होता है तो डेप्टर फ़ायदे में होता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट और पैसा इंस्टॉलमेंट का पैसा चेंज नहीं होता, जबकि क्रेडिटर नुकसान में होता है, ठीक है। फिफ्थ हम लोग का है इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ऑन द वन हैंड there is an increase in government revenue because of the increasing receipt from both direct and indirect tax, but at the same time the expenditure of government also increases during inflation because the government has to spend more on the salary and allowance of its employee. अब इसका गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है? जब भी इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होता है, उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। रेवेन्यू का मतलब इनकम इंक्रीज़ होता है। अब वो इनकम किस तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन दूसरे साइड्स में उनका एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ रहा है। अब वो एक्सपेंडिचर क्या क्या एक्सपेंडिचर है, तो उनको एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते, उनको अलावेंस को इंक्रीज़ करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंसेस उनके इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी वजह से उसको बैलेंस नहीं कर पाते गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। Because of rising prices, people find it very difficult to save. Thus, inflation reduces the capacity to save. Again, because of the fall in the purchasing power of money, the willingness to save also diminishes. People prefer to keep the saving in the form of gold, land, urban property, etc. Inflation thus reduces the saving in the economy by reducing the capacity and willingness of the people to save. ओके अब इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो लोगों का आधे से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, उन लोग सेव नहीं कर पाते या उन लोग सेव करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि अगर वो पैसे को सेव कर दिए तो घर कैसे चलाएंगे, ठीक है। ये एक रीज़न हो गया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनकी प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कम होती जाएगी। एक साइड हमने देख लिया। अब दूसरे साइड से क्या होता है कि लोग आज के टाइम पे पैसे सेव करने की जगह पे क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अब वो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे होता है, तो कोई ज़मीन खरीद ली है, कोई घर खरीद लिया है, तो वो इन्वेस्टमेंट उन लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, क्योंकि आगे जाके अगर उनकी प्राइस बढ़ गई तो उनका पैसा उनको मिल सकता है उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बताया कि इन्फ्लेशन की वजह से सेविंग रिड्यूस्ड हो रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो भी रिड्यूस है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़रूरी है। ओके 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Inflation increases income inequalities in the society by widening the gulf between the rich and the poor. The adverse effect of price rise felt more by the poor than by the rich. Thus, it has been said that the inflation makes rich the richer and the poor the poorer. हमेशा हमारा एक प्रोवर्ब रहता है कि हमेशा हमारे इंडिया के अंदर रिच जो है रिचर होता जाता है, अमीर अमीर ही बनता जाता है और गरीब और गरीबी की सर्कल में आता जाता है। सेम चीज़ इसमें दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन की वजह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं रहता। जिनको एक्चुअल में पैसा मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको बिन मतलब का ज़्यादा पैसा मिलता जाता है। इसकी वजह से जो ऑलरेडी गैप्ड है
रिच और पुअर के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 8 हमारा पॉइंट दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दोज हु ओन रियल वेल्थ सच एज लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, सिल्वर gain because market value of real wealth moves up rapidly during inflation. On the other hand, those who own financial wealth such as insurance policy, provident fund etc. loses because the money value remains constant. हमने ये चीज़ पहले ही देखी, वही चीज़ वापस यहाँ पे रिपीट हो रही है। जिनके पास खुद का कुछ रखा हुआ है, खुद की कुछ वेल्थ रखी हुई है, फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उन्होंने उसमें पैसे इन्वेस्ट करके रखे तो उनको इन्फ्लेशन के टाइम पे हमेशा फ़ायदा ही होगा। इसकी वजह से आज के टाइम पे लोग पैसे बैंक में ना रख के क्या करते, घर वगैरह खरीदते, गोल्ड खरीद के रख देते, क्योंकि उनको पता है जब महंगाई बढ़ेगी तो हम लोग इसको बेच के एटलीस्ट जो पैसे लगाए उससे डबल हमको मिल जाएगा। और दूसरे साइड में जिनके पास फाइनेंशियल वेल्थ रहता है, फाइनेंशियल वेल्थ किस सेंस में, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा होगा या प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करके रखा होगा, तो इनके चांसेस रहते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम पे ये सारे पैसे की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो उन लोग हमेशा नुकसान में चलते हैं। ठीक है, 9th हम लोग को दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्फ्लेशन टेंड्स टू इंक्रीज इम्पोर्ट, डिक्रीज एक्सपोर्ट। इन्फ्लेशन की वजह से इम्पोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इम्पोर्ट्स आर इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, फर्स्टली बिकॉज देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द कंट्री, बिसाइड्स इम्पोर्टेड गुड अपीयर टू बी चीपर देन द डोमेस्टिक गुड्स। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, तो उसके दो कारण है। सबसे पहला कि वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो बाहर की प्रोडक्ट चीपर रहते, चीपर का मतलब सस्ते में मिलता है हम लोग के यहाँ से। ठीक है, सेकेंड, द डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स इंक्रीजेज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द राइजिंग मनी इनकम ऑफ द पीपल। लोगों की उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है क्योंकि हम लोग की मनी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट्स टेंड्स टू फॉल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, firstly because when the exporter and find that they can get higher prices for the product within the country itself, they do not bother for the export market. एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्टर को ऐसा लगता है जो प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस हमको यहाँ अपनी मार्केट में मिल रही है वो बाहर के मार्केट में नहीं मिलेगी, तो उन लोग क्या दिमाग लगाएंगे, डेफिनेटली अपने मार्केट में पैसे वो उन लोग गुड्स बेचेंगे, क्योंकि उन लोग हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। ये एक पहला कारण हो गया। सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है द इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज इफेक्ट द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एज वेल एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स राइजेस विच रिजल्ट इन टू द फॉल इन द डिमांड ऑफ इन द फॉरेन मार्केट। एक्सपोर्ट ज़्यादा कम करने की वजह से यहाँ पे हम लोग का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सचेंज रेट। ये हम लोग का इसका सोल्यूशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, एज सेड अबव, इन्फ्लेशन कॉजेज अ डेफिशिएट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट एंड रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट। इन ऑर्डर टू करेक्ट सच एन एडवर्स इफेक्ट, द कंट्री अल्टीमेटली हैज़ टू बी इवेल्युएटेड करेंसी, which means that it has to lower the external value of its currency in terms of foreign currency. The objective such step is to make import costlier and export cheaper, so that the deficit in the balance of payment may be wiped out. अब जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, और ऐसा ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो इसकी वजह से कंट्री क्या करती है, अपनी खुद की कंट्री का वैल्यू जो है वो डिवैल्यूएट कर देती है करेंसीज के साथ। ठीक है, डिवैल्यू का मतलब क्या होता है कि पैसा कम कर देना। $1 इज इक्वल टू 60-65 रुपीज़ जो हम लोग पे कर रहे हैं, अगर वो हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो उन लोग क्या कर देंगे, इस वैल्यू को कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम एक्सपोर्ट करना ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, 11th, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन इज कंडक्टिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन, particularly in the developed country. A higher rate of inflation in short run leads to increased production and more employment, while a lower rate of inflation means low level of production and more unemployment. Inflation की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इन्फ्लेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, लोग अच्छे से काम करने लग जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। अब ये इन्फ्लेशन अगर लंबे समय के लिए है
तो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म के लिए है तो एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं होगा जितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे कंप्लीट हुआ इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। होपफुली आपको वीडियो समझ आया। नोट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।